वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, आज से हम हमारी दुनिया मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लास 6 के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के हमारी दुनिया के सभी चैप्टर्स का वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। सभी चैप्टर्स की इस वीडियो सीरीज़ में हम फ्रेंड्स सभी ज्योग्राफी के या फिर हिस्ट्री के मतलब क्लास 6 के जो भी इस हिस्ट्री का बुक है उन सभी चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे। हर चैप्टर के लिए 2 पार्ट में वीडियो आएगा फ्रेंड्स। पार्ट 1 में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, चैप्टर को पढ़ाएंगे, और पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे 8-10 चैप्टर है। हमारा सौरमंडल, पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ, पृथ्वी के परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल के रूप, दिशाएं, पृथ्वी और ग्लोब। तो इस तरह से टोटल 10 चैप्टर इसमें फ्रेंड्स 10 चैप्टर का हम वीडियो बनाएंगे। हर वीडियो 2 पार्ट में आएगा। पूरा वीडियो सीरीज़ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक में आपको मिल जाएगा ताकि आप वहाँ से पूरा का पूरा चैप्टर को पढ़ सकें। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर, जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर, अध्याय फर्स्ट, हमारा सौरमंडल। इसको हम कहते हैं आवर सोलर सिस्टम। आवर सोलर सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा सौरमंडल या फिर आवर सोलर सिस्टम। तो कहानी 2 के बीच में है। एक कैरेक्टर का नाम है गोविंद और उसके पिताजी। गोविंद छत पे बैठा रहता है, लेटा रहता है, और सडन से वो अचानक से आसमान की ओर देखता है और देखता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तो अपने पिताजी से पूछ बैठता है, पिताजी तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये सवाल है। स्वाभाविक है, आपने भी कभी ना कभी छत पे गए होंगे और आप तारे को टिमटिमाता देखते होंगे, तो आपको लगता है ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं। या फिर बचपन में आपने ज़रूर पोयम पढ़ा होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो तारे क्यों टिमटिमाते, ये उसने सवाल पूछा अपने पिताजी से। फिर उसने क्या देखा, कुछ तारों में कम तो कुछ में ज़्यादा चमक होती है। ऐसा क्यों होता है? तो पिताजी बोलते हैं, जवाब देते हैं, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार रहता है, पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे। पिताजी ने कहा कि देखो, जो आसमान है उसमें चांद भी होता है, तारा भी होता है, उसका पूरा का पूरा परिवार साथ में रहता है। और कल हम लोग कहाँ चलेंगे? तारामंडल घूमने। मतलब गोविंद को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए पिताजी ने क्या योजना बनाई कि उसको लेके चलते हैं हम प्लानिटोरियम, तारामंडल, जहाँ पे उसको सारे सवालों का उसको जवाब मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप जिस सिटी में होंगे, जिस शहर में रहते होंगे, वहाँ भी तारामंडल होगा। तो बच्चे, आप ज़रूर अपने पिताजी को बोलें और तारामंडल घूम कर आएँ, ताकि वहाँ पे आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए, पूरा सोलर सिस्टम समझ में आ जाए कि पृथ्वी क्या है, सौरमंडल क्या है, और सूरज क्या होता है, चांद क्या होता है, सब कुछ आपको वहाँ पे बारीकी से समझ में आ जाएगा। बहरहाल, इस किताब में हम पढ़ेंगे अभी कि हमारा सौरमंडल क्या है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि किताब के फर्स्ट पेज पे जो फ्रंट है आपका, फ्रंट में ही ये सोलर सिस्टम का फोटो बनाया हुआ है, जिसमें बीच में सूरज है, फिर बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ये सब क्या है? एक सोलर सिस्टम, एक परिवार है जिसका मुखिया कौन है? सूरज है। और बाकी सारे ग्रह जो है इसके चारों तरफ घूमते रहते, चक्कर लगाते रहते। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर आप एरो देखेंगे तो ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो या फिर ये तीर का निशान, ये बता रहा है उसके घूमने की दिशा, कि किस दिशा में वो घूमता है। पृथ्वी घूमता है तो अब किधर घूमता है? ऐसे 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 पूरा घूमता है? नहीं, वो गोल गोल घूमता है, जिससे दिन भी होता है, रात भी होता है, साल भी होता है। तो ये डायरेक्शन बता रहा है कि किस दिशा में कौन घूमता है। तो देखिए, बुध है, ये मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है, मरकरी जिसको कहते हैं हम। तो ये कैसे घूमता है? ऐसे घूमता है। बुध को आप देखें तो बुध कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा, मतलब मरकरी के उल्टे साइड में बुध घूम रहा है। मरकरी ऐसे घूम रहा तो बुध ऐसे घूम रहा। तो पूरा का पूरा जानकारी हमको इस चैप्टर में मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। वापस से आते हैं चैप्टर की तरफ। हमने देख लिया हमारा सौरमंडल, गोविंद और पिताजी की बातें को हमने देख लिया, और फिर क्या कहते हैं पिताजी, चलो तारामंडल घूमने चलते हैं। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंच जाता है। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा, जैसे कि मैंने अभी आपको चित्र दिखा दिया। पिताजी ने बताया, यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है, यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है, यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। मतलब जो हमारा सौरमंडल है, ये सौरमंडल क्या है? सूर्य है, हेड ऑफ द फैमिली। जैसे आपके फैमिली में आपके पिताजी हैं और उनका पूरा परिवार है, उसी तरह से सौरमंडल जो वो क्या है? सूर्य और उनके परिवार का फोटो था, और उसमें सभी मेंबर्स का फोटो था। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। जिस तरह से दादाजी होते हैं, दादी जी होती हैं, पिताजी होते हैं, माताजी, भाई बहनें सब होते हैं, उसी तरह से सूर्य का परिवार को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? सूर्य होता है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। अभी हम सबके बारे में मतलब अच्छे से बात करेंगे। ग्रह किसको कहते हैं, उपग्रह किसको कहते हैं, क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं, सब बात करेंगे। पूरा ये चैप्टर में है, सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। चलिए भैया, तारामंडल में हम चले गए। अब देखते हैं कि तारामंडल में क्या होता है। तो तारामंडल में सबसे पहले शो किया जाता है सूरज को। क्यों? क्योंकि सूरज ही क्या है? परिवार का
मुखिया है, मतलब हेड ऑफ द फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य, सबसे अच्छा सदस्य कौन है? सूरज है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों पर वे बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, नमस्कार। उद्घोषक उसको बोलते हैं जो होस्ट करता है, मतलब सौरमंडल में सब सीट लगा होता है, सीट पे सब बैठ जाते हैं। बैठने के बाद उद्घोषक होस्ट जो होता है वो आवाज़ देता है, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौरमंडल की सैर पर जाएंगे। कहाँ चलेंगे? सौरमंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरीनुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया। पूरा जो घर था वो अंधेरा हो जाता है और धीरे धीरे हम समझने लगते हैं, छा गया और तारे टिमटिमाने लगे आसमान में। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे ये क्या, ये तो रात हो गई। पूरा रात हो जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है ताकि आपको तारा दिखे और दिन में रात का मौसम दिख जाए। तभी आवाज़ गूंजी, आइए सौरमंडल के मुखिया। अब ये सवाल होता है कि सौरमंडल का मुखिया कौन है? फिर जल्दी सा कमेंट सेक्शन में बताइए कि सौरमंडल का मुखिया कौन है। अगर आप बता दिए तो ठीक, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। क्या दिख जाता है हमको? सूरज दिख जाता है, चमकता हुआ सूरज। तो यहाँ सवाल का जवाब मिल गया। सूर्य का सौरमंडल का मुखिया कौन है? तो सूरज है। आगे पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, सूर्य परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे प्रमुख सदस्य है, सबसे इम्पॉर्टेंट सदस्य है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सदस्य, सबसे प्रमुख सदस्य। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मतलब सौरमंडल में जितने भी सदस्य हैं, जैसे अभी हमने ऊपर में देखा था, क्या देखा था कि सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, इन जितने लोग भी चमकते हैं, मतलब ये जितने भी चीज़ें हैं सौरमंडल में, वो सब किसके प्रकाश से चमकते हैं? तो सूरज के प्रकाश से चमकते हैं। सूरज के पास ही अपना प्रकाश है, बाकी किसी के पास अपना प्रकाश नहीं है। जैसे आपके फैमिली में आपके पिताजी पैसा कमाते, बाकी सबको पैसा मिलता सुबह सुबह शाम शाम, है ना। उसी तरह से इस सौरमंडल में क्या होता है? सूरज के पास रोशनी है, वो सबको रोशनी देता, और रोशनी देने से वो क्या होता है? सब चमकते हैं, प्रकाशित होते। दूरबीन से देखने पर यह सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है। मतलब जब आप दूरबीन से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो सूरज की ओर से रोशनी जो आ रही है वो क्या है? सूरज में आग लगा हुआ है और बड़ी बड़ी आग की लपटें उठ रही हैं जो दिखाई देती हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। हाँ, जिसे हम क्या कहते हैं? सौर प्रज्वाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर प्रज्वाल कहते हैं। जो आग, अगर आप दूरबीन से देखेंगे सूरज को नज़दीक से, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये जो फोटो बना हुआ है सूरज का, ये सूरज है और ये सूरज की लपटें दिख रही हैं यहाँ पे। ये जो लपटें हैं मतलब आग की बड़ी बड़ी लपटें हैं, और ये लपटें को हम क्या कहते हैं? सौर प्रज्वाल कहते हैं। कहाँ चला गया? सौर प्रज्वाल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप देखें कि हमारा पृथ्वी कितना बड़ा है, तो हमारे पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है सूरज, कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर है। राई दाना आप समझ सकते हैं, बहुत छोटा होता है राई का दाना। चिड़िया वगैरह खाती है, आपने देखा होगा राई का दाना। और क्रिकेट की बॉल, आपने ज़रूर क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट की बॉल को देखा तो क्रिकेट का बॉल सूरज है, और राई की दाना एकदम छोटी सा पिद्दी सा क्या है? पृथ्वी है। तो ये हमारा क्या था? सूरज था। उम्मीद करते हैं कि सूरज आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ग्रहों का परिचय। अब ग्रह को समझते हैं। जैसे कि हमने देखा था इससे पहले कि सूर्य परिवार में ग्रह भी है, ग्रह सूर्य है, सूर्य को हमने देख लिया। अब ग्रह की बात करेंगे कि ग्रह क्या है। तो आइए अब ग्रह की तरफ चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब ग्रह से मिलते हैं। ग्रह से परिचय। सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर, अब हमने सूरज को देख लिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सूरज को देख लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ गोल सी चमकी और हमने देखा कि ये क्या है? ग्रह है। और धीरे धीरे पूरे सोलर सिस्टम में 8 ग्रहें चमकने लगी। तो गोविंद ने पूछा पिताजी से, ये गोल गोल क्या चीज़ क्या है? तो पिता देखिए यहाँ पे क्या होता है। गोविंद ने पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी ये क्या चमकने लगा? इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। मतलब ये जो ग्रह है, यहाँ से हमको पता चला कि ग्रह जो होता है वो क्या करता है? सूर्य के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। और इन्हीं चक्कर लगाने वाले 8 गोले को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अगर अंग्रेजी में इसको कहें तो इसको प्लैनेट कहते हैं। जैसे हम एक पृथ्वी पर रहते हैं, अगर पृथ्वी का देखें तो ये रहा हमारा पृथ्वी एक प्लैनेट है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है, चक्कर लगाता है। तो ग्रह कहते हैं। ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया पिताजी पैसा कमाते हैं, आप सबको पैसा देते हैं, तो ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मतलब सूरज उनको रोशनी देता तब ये दिखते हैं, अगर सूर्य इनको रोशनी ना देता तो ये ना दिखते। तो एक तीर चिन्ह के बारी बारी सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोषक ने नाम बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्या बताया फ्रेंड्स? 8 ग्रह का नाम, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण।
बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण का आप अंग्रेजी में नाम बताएं फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जल्दी से अगर आपको पता है तो। बाकी मैंने सबका नाम बता दिया। एक एक करके सबके पास जाता है सौरमंडल में और देखते हैं कि देखिए ये बुध है, ये शुक्र है, ये मंगल है, ये पृथ्वी है, ये शनि है, ये बृहस्पति है, ये यूरेनस है, ये नेपच्यून है। उम्मीद करते हैं कि आप अब तक बता दिया होगा कमेंट में। अगर नहीं बताया है तो मैं आपको बता दूं कि ये कौन सा है। तो शनि को सैटर्न कहते हैं, बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं, सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये मंगल ग्रह है जिसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। और साथ ही साथ ये यूरेनस है जिसको हम अरुण कहते हैं, और ये नेपच्यून है जिसको हम वरुण कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि क्या है। उद्घोषण ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। अगर आपसे पूछता है कि सूरज के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो ये वाला ग्रह है सबसे नज़दीक में। इसका नाम क्या है? या बुध है। इसको मरकरी भी कहते हैं। और साथ ही साथ ये सबसे छोटा ग्रह है। अगर आपसे पूछता है सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा सोलर सिस्टम का, तो बुध ग्रह है। सबसे सूरज के करीब कौन सा ग्रह है, तो बुध ग्रह है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। आगे उसने देखा कि उसके बगल में कौन सा ग्रह है, तो मंगल ग्रह को देखा पृथ्वी के बगल से। ये मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह जिसको लाल ग्रह भी कहते हैं, तो लाल होने का कारण इसको क्या कहते हैं, हम लाल ग्रह भी कहते हैं। ये लाल रंग का दिखता है, इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। तो इस तरह से इसको मंगल ग्रह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताएं फ्रेंड्स। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं और क्यों कहते हैं ये जरूर बताएं आप कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में ना घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताया था कि देखिए ये सब ग्रह है, ये सूरज है और ये सब ग्रह इसके चारों ओर घूम रहा है। अगर आप देखें तो घूमने का डायरेक्शन दूसरा है। देखिए ये जो शुक्र है ये ऐसे घूम रहा है, जबकि मरकरी ऐसे घूम रहा है। इसका एरो को दिखाने का मतलब कि इस तरफ जा रहा है, और ये शुक्र इधर जा रहा है, इसको उल्टे में जा रहा है। तो 2 ग्रह ऐसा है जो उल्टा घूमता है। कौन कौन घूमता है ऐसा? तो एक शुक्र घूमता है और एक ये यूरेनस घूमता है। देखिए यूरेनस का भी दिशा क्या है, डायरेक्शन उल्टा है ना। यूरेनस ऐसे घूम रहा है जबकि नेपच्यून का डायरेक्शन ऐसे है, आगे जा रहा है। तो 2 ग्रह ऐसा है जो उल्टा घूमता है। वो 2 ग्रह कौन सा है? तो 2 ग्रह हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा ग्रह है। एक तो मैंने बता दिया यूरेनस, और एक वीनस। यूरेनस और वीनस कौन होता है? एक शुक्र होता है। और वीनस को क्या कहते हैं हम? वीनस को आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीनस का क्या नाम है हिंदी में। तो आगे देखते हैं। तभी उद्घोषणा हुई, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जैसा कि अब हम देखें सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। छल्ला मतलब उसका गोल सा रिंग है। जैसे कि देखिए यहाँ पे सैटर्न को आपको दिख जाएगा। सैटर्न, शनि, इसके चारों ओर क्या है? छल्ला है। प्लूटो जिसकी गणना पहले हम ग्रह के रूप में होती थी, अब वह क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि पहले 9 प्लैनेट हुआ करते थे, अभी 8 प्लैनेट है। लास्ट नेपच्यून है, इससे पहले एक प्लूटो भी हुआ करता था। लेकिन प्लूटो को क्षुद्र ग्रह कह दिया गया। क्यों कह दिया गया? क्योंकि ग्रह उसको कहते हैं जो फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमता है, मतलब उसका रास्ता फिक्स्ड है, उसी रास्ते पे घूमेगा, उसी रास्ते पे वो साल चक्कर लगाएगा। जब एक पूरा चक्कर लगा देते तो पूरा 1 साल हो जाता है। लेकिन प्लूटो का क्या होता था फ्रेंड्स कि प्लूटो जब चक्कर लगाता था वो कभी इधर चला जाता, कभी इधर चला जाता, कभी इधर चला जाता, कभी यूरेनस के आगे आ जाता, कभी नेपच्यून के आगे आ जाता। मतलब उसका रास्ता फिक्स नहीं था, और ग्रह होने के लिए रास्ता फिक्स होना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और उसको क्षुद्र ग्रह बना दिया गया। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स। अगर आप देखें, प्लूटो जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संख्या दे दी गई है। अब आते हैं बात में आसमान में तारे, आसमान में टिमटिमाते तारे। अब हमने सूर्य को देख लिया, साथ ही साथ ग्रह को देख लिया। अब देखते हैं तारों को। अचानक छतरी नुमा आकाश का रंग बदला। अब सूर्य और ग्रह की जगह तारे टिमटिमाने लगे, तारे दिखने लगे हमको। गोविंद यह देखकर दंग रह गया। तभी आवाज़ गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता। हमने ग्रहों को देखा कि वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, लेकिन तारों का यहाँ अपना प्रकाश होता है। चूंकि यह तारे हमें काफ़ी दूरी पर हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। मतलब इसकी दूरी इतनी है पृथ्वी से, इतनी ज़्यादा दूर है, इतना ज़्यादा दूर है कि वो हमको टिमटिमाता हुआ नजर आता है। आगे देखते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने पिताजी से पूछा था कि तारे क्यों टिमटिमाते, तब उसको पता चल गया कि पृथ्वी से सूरज इतना दूर है कि उसको तारे कैसे दिखते हैं? टिमटिमाते हुए दिखते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। उसको उसका जवाब मिल गया। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं, कुछ तारे ऐसे हैं जो सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य भी तो एक तारा ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो उसका जवाब हो जाएगा सूरज।
सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य तारा क्यों है, ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी खुद की रोशनी है, इस वजह से ये ग्रह नहीं है, क्या है, तारा है। लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। इतना दूर है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में ही पहुंच जाता है। इसका प्रकाश हम तक कब, कितने देर में पहुंचता है? 8 मिनट। अगर आपसे पूछता है सवाल कि सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, मान लेते हैं कि ये, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन देता हूँ, ये सन है और ये हमारा क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है। ये यहाँ से रोशनी निकली तो पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? तो 8 मिनट समय लगेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि 8 मिनट कैसे समय लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना लगता है? 4 वर्ष लग जाता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगा? 8 मिनट लगा। इसके बाद का जो तारा, एक और स्टार है, सबसे नज़दीक का स्टार, उसको पृथ्वी तक उसकी रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है? 4 वर्ष का समय लगता है, 4 ईयर्स। आप समझ सकते हैं कि कितनी दूरी पर यह तारा है। अब से सूरज कितनी नज़दीक पर है, और सूरज नज़दीक होने के बावजूद भी बहुत दूरी है। इतना दूरी है कि आप समझ नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पृथ्वी हमारा घर। अब पृथ्वी के ऊपर आते हैं। पृथ्वी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ हम रहते हैं पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी हमारा घर है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा था। तभी उद्घोषक ने कहा, चलिए अब अपनी धरती पर चलें। अपनी धरती यानी कि पृथ्वी पर चलें, अर्थ पर चलें। गोविंद चौंका, अरे हम धरती पर ही तो हैं। छतरीनुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगी, इसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया, यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। यही वह एकमात्र ग्रह है जहां जीवन मिलता है। इसके अलावा किसी भी ग्रह पे कोई भी जीवन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद है। सबसे इंपॉर्टेंट गैस है, क्योंकि आपको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कहाँ है? पृथ्वी के ऊपर है, इसलिए पृथ्वी पर लाइफ है। लाइफ है तो पृथ्वी पर हम हैं। अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। अंतरिक्ष देखने पर, अगर आप पृथ्वी है, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, अब आसमान में चले जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं रॉकेट से, और रॉकेट से आप स्पेस को देखेंगे, पृथ्वी को देखेंगे, तो पृथ्वी कैसा दिखता है? तो ब्लू दिखता है। कैसा दिखता है? ब्लू। तो बताएं फ्रेंड्स कि ब्लू क्यों दिखता है, ये सवाल है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर दे दें आप कि हाँ, पृथ्वी ब्लू क्यों दिखाई देता है। आगे देखते हैं। ऐसा इसलिए, अगर आपने आंसर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परिवर्तित होती हैं तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का प्रवर्तन सर्वाधिक होता है। अगर आप देखें तो पृथ्वी पे 71 पी अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी के 71% पे, मतलब 100 रुपये है, 100 रुपये में 71 रुपये में क्या है? पानी है। और जब ये लाइट से रिफ्लेक्ट होता है, 71% पानी रिफ्लेक्ट होता है, तो कैसा दिखता है? पानी का कलर नीला दिखता है, इसलिए वजह से हमको पृथ्वी नीला नज़र आता है। आगे देखते हैं। चूंकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है, जैसे मैंने आपको बताया, किससे घिरा है? जल से घिरा है। मात्र 29% पर ज़मीन है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर ये पृथ्वी है तो इसके 3 हिस्से पे लगभग, ये 3 हिस्से में क्या है? पानी है, वाटर है। वाटर है कितना? 71%। और लैंड कितना है? ज़मीन कितना है? तो 29% पे क्या है? लैंड है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, सिर्फ एक हिस्सा ये ज़मीन है, बाकी इसमें कितना है? पानी है। तो पानी है, वो भी एक हिस्सा ज़मीन, एक तरफ नहीं, पूरे इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स में बिखरा हुआ है। इस वजह से हमको नीला दिखाई देता है। तो ये तक तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पैराग्राफ। अब उपग्रह किसको कहते हैं, ये समझना है हमको। अब उपग्रह किसको कहते हैं? उद्घोषक ने बताया, ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। उपग्रह क्या होते हैं, ये देखिए। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है। ध्यान से देखिए, एक आवाज़ गूंजी, यह है चांद, जिसको हम मून कहते हैं, चंदा मामा दूर के। या पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उपग्रह क्या हुआ फ्रेंड्स, कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी प्लैनेट्स पे कुछ प्लैनेट पे क्या है? उपग्रह है। उसका उपग्रह क्या होता है? अब इसको थोड़ा समझिए आप, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। कैसे एक्सप्लेन करूँगा? तो सबसे पहले हमने देख लिया तारा। तारा का अपना क्या होता है? लाइट होता है। अगर हम ग्रह की बात करें तो ग्रह में लाइट नहीं होता है, लेकिन ग्रह क्या करता है? ये एक तारा का चक्कर लगाता है। किस तारे का चक्कर लगाता है? तो सन का चक्कर लगाता है, जबकि सन किसी का चक्कर नहीं लगाता। अब ग्रह के भी चारों ओर चक्कर लगाता है कोई, उसका क्या नाम है? उपग्रह नाम है। उपग्रह क्या करता है? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसी उपग्रह को हम क्या कहते हैं? इसमें से पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? मून नाम है, जिसको हम चांद कहते हैं। तो
तो आपको समझ में आया होगा। तारा का अपना लाइट होता है, ग्रह का लाइट नहीं होता, उपग्रह का भी लाइट नहीं होता, ये भी सूरज की रोशनी से ही चमकता है। लेकिन तारा का चक्कर कौन लगाता है? ग्रह लगाता है। और ग्रह का चक्कर कौन लगाता है? उपग्रह लगाता है। आप समझ सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चांद पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। आपको लगता होगा कि सूरज इतना छोटा है, चांद इतना बड़ा है, तो चांद बड़ा होगा। नहीं, तो चांद हमारे नज़दीक है। आप समझ सकते हैं कि ये पेंसिल है। अभी आपको ये बड़ा दिखता होगा, अभी जैसे जैसे आपसे दूरी करेंगे ये छोटा होता चला जाएगा। दिख रहा आपको छोटा? और दूर करेंगे तो और छोटा होता चला जाएगा। हो गया ना छोटा। अब इसको मैंने नज़दीक कर दिया तो ये क्या हो गया? आपको बड़ा दिख रहा है? देखिए कितना बड़ा हो गया ये। तो इस तरह से क्या होता है, जो नज़दीक होता है वो हमको बड़ा दिखता है, जो दूर होता है वो हमको छोटा दिखता है। तो इसी वजह से चांद हमको क्या दिखता है? बड़ा दिखता है, क्योंकि वो पृथ्वी के नज़दीक है और सूरज बहुत दूरी पर, इसलिए वो हमको क्या दिखता है? छोटा दिखता है। आगे, चांद का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। कितना सेकंड? 1.25 सेकंड, 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चांद पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 27 दिन में। जैसे मैंने अभी आपको कहा फ्रेंड कि जो चांद है ये क्या है? ये हमारा अर्थ है और ये क्या है? मून है, और ये इसके चारों ओर घूमता है। तो इसको घूमने में कितना टाइम लगता है? 27 डेज लगता है। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है, ये भी घूमता है। ये घूमने में कितना टाइम लगाता है? 365 डेज लगाता है। इसके साथ साथ 6 घंटे और लगते हैं। 365 डेज प्लस 6 आवर्स लगते हैं। तो कैलकुलेट करके आप बताएं फ्रेंड्स। आपसे क्वेश्चन है कि टोटल कितने घंटे में पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है, और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताया। पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में कितना घंटा लगता है? दिन और घंटा तो मैंने बता दिया, 365 दिन 6 घंटा। टोटल कितना घंटा लगता है ये बताना है आपको, कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कहाँ पढ़ते हैं हम? जी हाँ, 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। इतने ही समय वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। मतलब पृथ्वी जो है वो दो तरह से घूमता है। एक तो मून जो है वो दो तरह से घूमता है। एक तो रोटेट भी करता है और साथ ही साथ क्या करता है? रिवॉल्यूट करता है। इसको समझते हैं कैसे। नया पेज ले लेता हूँ, उसमें समझाता हूँ। ये मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है और ये मून है, ठीक है। तो मून जो है इसके चारों ओर घूम रहा है। कितने दिन में घूमता है? तो 27 दिन लगता है इसको, 27 डेज और 8 घंटे लग जाता है इसको घूमने में। ये तो बात समझ में आ गई हमको, इसका चक्कर लगाया। लेकिन मून सिर्फ ऐसे ही नहीं घूमता, इसको आप इस तरह से ले सकते हैं। जैसे ये शार्पनर है आपके सामने, इरेजर है ना, ये इरेजर है आपके सामने। अब ये इरेजर क्या हो रहा है? इसके चारों ओर घूम रहा है, मान लेते हैं। तो ये घूम के एक चक्कर किया, कितने दिन में? 27 दिन में। साथ ही साथ ये सिर्फ ऐसे नहीं घूमता, आपने शक्तिमान देखा होगा, शक्तिमान को घूमते हुए देखा, तो ये आपस में भी घूमता है अपने। और ये घूमते घूमते एक बार खुद पे भी घूमता है और ये ऐसे घूमते रहता। समझ रहे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये खुद में भी घूमता है, एक बार चक्कर लगाता है और घूमते घूमते आगे भी बढ़ता है। तो इसको क्या कहते हैं? शक्तिमान जैसा घूमना। तो ये जो शक्तिमान जैसा घूमता है, तो मून भी ऐसे ही घूमता है। तो इसको एक बार रिवॉल्यूट करने में भी 27 दिन 8 घंटे लगते हैं, और खुद में घूमने में भी कितना समय लगता है? 27 घंटे 8 दिन लगता है। जबकि हम पृथ्वी की बात करें, अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है वो रिवॉल्यूट, मतलब पूरे सूरज का चक्कर कितने दिन में लगाता है? 365 दिन में लगाता है, 365 प्लस 6 आवर्स। जबकि वो रोटेट जो करता है, रोटेट मतलब खुद में जो घूमता है, वो कितने में करता है? तो 24 आवर्स, जिसकी वजह से क्या होता है? दिन होता है। समझ में आई बात? पृथ्वी दो तरह से घूमता है, खुद में भी घूमता है। मान लीजिए ये खुद भी घूम रहा है, ऐसे खुद भी घूम रहा है, और ये घूमते घूमते आगे भी बढ़ रहा है। तो खुद में जो घूमता है उसको बोलते हैं हम रोटेशन, और जब आगे बढ़ता है पृथ्वी का चक्कर, सूरज का चक्कर लगाता है, तो उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड 365 डेज 6 आवर्स, और रोटेशन का टाइम पीरियड 24 घंटे। आगे देखते हैं। यही कारण कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर ना तो जल है, चंद्रमा पर जल भी नहीं है, और ना ही क्या है? वायु, मतलब वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना पानी है और ना ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में आसानी हो। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। दिन में सूरज की रोशनी की वजह से बहुत गर्म हो जाता है, और रात में सूरज की रोशनी नहीं मिलती, इस वजह से वो ठंडा हो जाता है। इसका धरातल ऊबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी नहीं है, सिर्फ चट्टाने हैं। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। सिर्फ पृथ्वी का ही उपग्रह नहीं है, और भी बहुत सारे उपग्रह हैं जिसका उपग्रह है। अभी हम आगे बात करेंगे किसके कितने उपग्रह हैं। आगे बात करते हैं।
कुछ ग्रह तो कई कई उपग्रह हैं, जैसे किसी को एक भी नहीं, किसी के पास बहुत सारे उपग्रह हैं और किसी को एक भी उपग्रह नहीं है। अकेले बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं? तो 63 चांद है। आप समझ सकते हैं पृथ्वी के पास मात्र एक चांद है और बृहस्पति के पास कितने चांद हैं? तो 63 चांद हैं। जबकि शनि के पास 62 चांद है, 62 चांद हैं। चांद नहीं है, उपग्रह उसको कहेंगे। चांद उसका नाम है जो पृथ्वी का उपग्रह है। जैसे कि आप यहाँ फोटो देख सकते हैं, ये पृथ्वी है और ये क्या है? मून है, चांद का एकमात्र उपग्रह। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बढ़ते हैं। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब दो ऐसे भी प्लैनेट हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे बुध और शुक्र के बाद मतलब मरकरी और वीनस का कोई उपग्रह नहीं है, यहाँ पे 0 चांद, कोई भी चांद नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन जो सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि ग्रह पे जो उपग्रह है उसमें देखा हमने शनि पे कितने उपग्रह हैं? तो 62 उपग्रह है। उसमें से जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है? टाइटन नाम है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि चांद का भी अपना प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, न कि परंपरागत एवं अंधविश्वासों से। तो समाप्त हुआ, सभी लोग बाहर निकलने लगे। उन्होंने कहा कि जो भी हमको जानकारी लेना चाहिए आसमान के बारे में, सितारे के बारे में, तारामंडल के बारे में, वो जानकारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लेना चाहिए, मतलब साइंटिफिकली लेना चाहिए, ना कि कोई परंपरा से और फलाना और ये वो करके। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा, आज मैंने नई नई बातें सीखी। जिस तरह से गोविंद ने नई नई बातें सीखी, उसी तरह से उम्मीद करता हूँ कि आप जब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने भी ये बातें सीखी होगी। अगर बातें सीखी हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखते हैं। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं इंग्लिश में। अब ये क्षुद्र ग्रह क्या है? हमने देखा कि ग्रह भी चारों ओर चक्कर लगाता है। अब क्या होता है, ग्रह के अलावा भी कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सूरज के चक्कर लगाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह क्यों कहते? क्योंकि इनका पाथ फिक्स नहीं होता, ये कभी भी कहीं भी आ जाते हैं और सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं, इनका कोई रास्ता फिक्स नहीं है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। आपको याद होगा, हम दिखाते हैं यहाँ। मंगल कहाँ है फ्रेंड्स? जिसको रेड प्लैनेट कहते हैं, ये मंगल है। और बृहस्पति कहाँ है? बृहस्पति यहाँ है। मतलब ये जो बीच का रास्ता है, ये जो बीच का गैप है, इसमें क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह भरे हुए होते हैं और ये घूमते रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े के बीच में सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। समझ में आई बात? अब आगे देखते हैं। क्षुद्र ग्रह भी आपको समझ में आ गया। खगोलविदों का मानना है कि यह ग्रह के ही टूटे हुए भाग हैं। खगोलविद का मानना है कि जब सौर मंडल का निर्माण हुआ था, बिग बैंग थ्योरी हुआ था, तो उसमें बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा बन गया था, जो क्या हो गया था? क्षुद्र ग्रह बन गया था। मतलब ये क्या है? ग्रह के ही छोटे छोटे टुकड़े हैं। ग्रह में विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया, अब वो भी आसमान में क्या हो रहा है? गोल गोल घूम रहा है, जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? सिरस है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपके एग्जाम में पूछ सकता है। सबसे छोटा ग्रह का क्या नाम है? तो सिरस है। यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है, इसको मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है फ्रेंड्स, ये सिर्फ ग्रह के नाम है। घूर्णन समय है कि वो रोटेशन पीरियड कितने दिन में करता है, रिवॉल्यूशन पीरियड मतलब सूर्य के चारों ओर कितने दिन में घूमता है, और उपग्रह कितने हैं उसके पास। तो बुध का देखें तो बुध जो है उसका घूर्णन गति रोटेशन एक दिन घूमने में कितना लगता है? 58 दिन लगता है। जबकि वो उसको सूरज के चक्कर लगाने में कितना लगता है? 87 डेज लगता है। जबकि इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र के पास 243 दिन रोटेशन, रिवॉल्यूशन 224 दिन, शून्य। पृथ्वी की बात करेंगे तो 23.9 घंटा लगता है, लगभग एक दिन लग जाता है। जबकि रिवॉल्यूशन पीरियड इसका कितना है? 365 दिन दशमलव 3 है, मतलब 6 घंटे। आगे बढ़ते हैं। इसका जो उपग्रह की संख्या कितनी है? 1 है। मंगल 24 घंटे 687 दिन। 2 है उपग्रह। बृहस्पति के 9.9 मतलब 10 घंटा लगता है। 11 वर्ष लग जाता है इसको एक चक्कर लगाने में। इसके पास 63 ग्रह है, उपग्रह है। शनि के पास 10 घंटा लगता है, 29 साल लगता है। इसके पास 62 है। यूरेनस के पास 16 घंटा लगता है, 84 साल लग जाता है और 27 उपग्रह है इसके पास। नेपच्यून के पास 13 उपग्रह है, इसको 18 घंटा लगता है रोटेशन पीरियड में, और जबकि 164 साल लग जाता है सूरज का एक चक्कर लगाने में। 164 साल। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि पृथ्वी जो है, इंसान का जो ज़िंदगी होता है 60 साल होता है, 70 साल होता है, और इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना हो जाता है? 164 साल लग जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट बात को देखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात क्या है फ्रेंड्स, जो आपको तारामंडल में नहीं बताया गया।
हाल के अनुसंधान खोज एवं खोजों के उपरांत प्लूटो के ग्रह की सूची से निकाल दिया गया, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। कभी कभी आकाश में टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। आपने भी ज़रूर सुना होगा टूटता हुआ तारा। वो क्या होता है टूटता हुआ तारा? ये तारे नहीं होते, बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। अब बताइए फ्रेंड्स क्या होता है। मैंने आपसे कहा एक तरफ ये मंगल है और एक तरफ ये क्या है, बृहस्पति है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या बहुत सारा क्षुद्र ग्रह छोटा छोटा जो इधर उधर घूमते रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो रास्ता है इसके बीच में, ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और टकराएंगे और बहुत तेज़ी से घूमता है। जब ये टकराएगा तो क्या होगा, विस्फोट होगा और आग लगेगा। घर्षण के कारण उसमें आग लग जाता है। जब भी आप देखते होंगे पत्थर आपने टकराया होगा कभी ना कभी, बचपन में छोटे होंगे आप तब, तो वहाँ से आग लगता है। तो इसी तरह से जब बड़ा बड़ा पत्थर का दो टुकड़ा आपस में एक दूसरे को टकराता है, क्लैश करता है, तो आग लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। जब वो टकराता है तो आग दिखता है, वही आग दिखता हुआ हमको क्या दिखता है, टूटता हुआ तारा हम कहते हैं उसको आम बोलचाल की भाषा में। तो हमने देखा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहा जाता है। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। हमने देखा कि बहुत बार क्या होता है, वो जो उल्का पिंड है वो पूरा का पूरा जलता भी नहीं और पृथ्वी पे गिर जाता है, और पृथ्वी पे गिरता है तो पृथ्वी पे गड्ढे तक बन जाते हैं। आगे, आकाश गंगा, तारों की नदी। अब ये क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगा भी हैं। आकाश गंगा क्या है, तारों का समूह है जिसमें मिलियन बिलियन स्टार्स होते हैं। मतलब एक गैलेक्सी में एक जब ग्रुप होता है तारों का, एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। तारों का समूह होता है, ग्रुप होता है। जैसे आपके क्लास में एक क्लास है, क्लास में सभी बच्चे बैठे हैं, तो एक क्लास स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3। आप 6 क्लास में तो स्टैंडर्ड 6 में हैं, आप क्लास 6 में, क्लास 6 का एक ग्रुप हो जाएगा, क्लास 7 का एक ग्रुप हो जाएगा। इसी तरह से तारों का एक समूह को क्या कहते हैं, हम गैलेक्सी कहते हैं। और जो है पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में हजारों लाखों ऐसे गैलेक्सीज हैं, तारे के समूह हैं। गोविंद ने पूछा, यह आकाश गंगा क्या है पिताजी? खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाश गंगा कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक पूरा तारा है, ये तारा पूरा तारा का फैला हुआ है और एक नदी की तरह प्रकट दिखाई देता है, नदी की तरह सीधा बह रहा है और जिसमें सब तरफ तारा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक गैलेक्सी कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सप्तवर्षी तारों का समूह। गोविंद, जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का, कितने तारों का, 7 तारों का एक समूह नजर आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सप्तर्षि कहते हैं। सप्तर्षि से जाना जाता है। भारतीय विद्वान ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार है। क्या है, ऋतु, फुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिका और मरीचि। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलॉन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ऋतु एवं पुलह को मिलने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक का काम करती है। मतलब 2 तारा ऐसा है जिसको हम सीधा डायरेक्शन खींचते हैं तो वो क्या बताता है, उत्तर डायरेक्शन, उत्तर दिशा बता देता है। आपने ध्रुव तारा का नाम तो सुना होगा फ्रेंड्स, जिसको इंग्लिश में पोल स्टार कहते हैं। आइए देखते हैं कि ध्रुव तारा क्या है। यह एक स्थिर तारा है, मतलब ये एक जगह अपनी जगह टिका रहता है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर आगे बढ़ते हैं, क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होती है, उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होता है। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है, इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता है। अब एक बात बताइए फ्रेंड्स कि आप हैं, मान लो कि आप किसी जंगल में खो जाते हैं, ठीक है, जंगल में आप खो गए, तो आपको कैसे डायरेक्शन पता चलेगा कि किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम किधर है? तो आप सूरज से बता देंगे कि हाँ सन इधर से निकलता है, सन ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में क्या होता है, डूब जाता है। लेकिन अगर रात में आप खो गए हैं तो फिर डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे? तो डायरेक्शन पता लगाने का सबसे आसान तरीका, आप आसमान में देखिए और देखिए कि सबसे चमकदार तारा कौन सा है। जो सबसे चमकदार तारा है उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। और यह हमेशा कहाँ रहेगा, तो नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा। हमेशा कहाँ रहेगा, तो नॉर्थ में रहेगा। नॉर्थ में आपको ये ध्रुव तारा दिख जाएगा और जैसे दिखेगा तो समझ जाइए कि वो डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ डायरेक्शन है। वो यही बात यहाँ पे बता रहा है। आगे बात करते हैं,
तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूह की संख्या कितनी है? 12 है। इन्हें हम क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि राशि किसी का सिंह है, किसी का स्कॉर्पियन है। तो इस तरह से राशि भी जो हम कहाँ से पता लगाते हैं? तो सूरज से ही पता लगाते हैं, तारों से पता लगाते हैं। इन्हीं राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति के नज़र आते हैं। उन तारों को आप जोड़ के कोई आकृति बना सकते हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों का नाम दिया गया है, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स और आपको अपना राशि पता है तो अपने नाम के साथ अपना राशि ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपके नाम का राशि क्या है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिनकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूहों को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार है: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरी फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा, आषाढ़, जो भी है यहाँ पे सब नाम दिया हुआ है। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है, इसलिए नक्षत्रों की अवधि कितनी होती है? 14 दिन तक होती है। 14 दिन तक कभी आप सुनते होंगे कि शनि का साया है, ये मोह माया है, तो वो सब जो पता लगाता है या फिर ज्योतिषी जो होता है वो आपके फ्यूचर को बताता है, वो सब इन्हीं तारों को देख करके बताता है। ज्योतिषी के विद्वान मानते कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। ज्योतिषी जो आपका भविष्य वगैरह देखते हैं, आपका हाथ की लकीरों को देखते हैं, हाथ देखकर आपका भविष्य बताते हैं, उनका मानना होता है कि इन सब में बहुत ज़्यादा कुछ संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है, मतलब परंपरा के अकॉर्डिंग वो देखते हैं। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालता एवं रहस्य का पता लगा, उसे नई नई जानकारियाँ मिली थी, वह काफ़ी खुशी खुशी घर लौट रहा था। तो गोविंद को तो बहुत सारा जानकारी मिल गया। पता नहीं आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको कितनी जानकारी मिली। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, एक लाइक ज़रूर करें। इसके नेक्स्ट पार्ट में जो कि पार्ट बी आएगा, तो पार्ट बी में हम इसका सॉल्यूशन वीडियो देखेंगे, मतलब इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।